हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों, एटम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली उसमें इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा योगदान था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ ऐसे कंक्लूजन मिले। रदरफोर्ड जी ने कुछ ऐसे कंक्लूजन दिए जिसकी हेल्प से ये एटम्स में क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, प्रोटॉन कैसे होने चाहिए, न्यूट्रॉन कैसे होने चाहिए, इसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिली। उससे पहले इतना क्लियर थ्योरी किसी की नहीं थी एटम्स के बारे में। हाँ, रदरफोर्ड जी के रदरफोर्ड जी का जो ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद भी कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर किया था आगे चल के बोहर जी ने। बट फिर भी काफी कुछ पता चला इस एक्सपेरिमेंट से। तो आज हम लोगों को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इस एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, तो बच्चों, इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने किया। सबसे पहले किसने किया? रदरफोर्ड जी ने। कब किया? 1906 में किया। 1906 में किया अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अर्स्ट रदरफोर्ड जी ने। और इन्होंने उससे कुछ कंक्लूजन देखे। फिर उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए अपने दो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। ये दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड जी के। और रदरफोर्ड जी पहले जो है खुद भी स्टूडेंट रह चुके थे जे थॉमसन जी के। तो रदरफोर्ड जी ने अपने दो स्टूडेंट्स एच जीजर एंड अर्नस्ट मॉर्सन से ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा। और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ कंक्लूजन्स फाइंड किए। और जब इन लोगों से एक्सपेरिमेंट करवाया तब इन लोगों का बैचलर भी नहीं हुआ था। उस समय की बात है कि इन लोगों से रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट करवाया। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे कुछ कंक्लूजन निकले। तो सबसे पहले बात करें एक्सपेरिमेंट में लोगों ने क्या क्या यूज किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन लोगों ने एक पहले सोर्स सेलेक्ट किया जो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर सके, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? बिस्मथ का यूज किया। किसका यूज किया? बिस्मथ का, जिसका एटॉमिक नंबर 83 और इसका एटॉमिक वेट 214 होता है। इसका यूज किया। इससे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और उन अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कुछ 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। ठीक है, तो इस रेंज के अल्फा पार्टिकल यहां से निकले। इस रेंज का मतलब समझ रहे हो कि हाई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहां पे लेड ब्रिक्स यूज कर ली। लेड ब्रिक्स का काम क्या था कि इससे ऊपर वाले अल्फा पार्टिकल नहीं जाएंगे, इधर वाले नहीं जाएंगे, मतलब अल्फा पार्टिकल एक नैरो बीम में जाए। इसके लिए इन्होंने लेड ब्रिक्स यूज कर ली कि केवल हाई स्पीड से सीधी लाइन वाले अल्फा पार्टिकल जाए। ऐसा ना हो, अब अगर ब्रिक्स ना होती तो क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता, तो कोई ऐसे पास होता, कोई ऐसे पास होता, तो हम सही से कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे लेड ब्रिक्स का यूज किया, क्योंकि पता है कि ये रेडिएशन का अच्छा एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो इसने बाकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब जो अल्फा पार्टिकल यहां से आगे पहुंचे उनको इन्होंने गोल्ड फॉइल पर गिराया। किस पे गिराया? गोल्ड फॉइल पे, जो स्वर्ण पट्टिका इसको बोलते हैं हिंदी में। तो गोल्ड फॉइल पे गिराया और उस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो बहुत कम थी। कितनी थी? 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो? इसको आप लिख सकते हो 0.21 माइक्रोमीटर। अब समझ सकते हो, मतलब इन्होंने जो पट्टी ली, जो गोल्डन फॉइल ली, ये इतनी थिन ली कि 0.21 माइक्रोमीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1/10⁻6 मीटर। और सोचो उसका भी 0.21, कितना छोटा हो गया। तो बहुत थिन सी इन्होंने यहां पर शीट ली। मतलब इन्होंने ऐसा लिया था गोल्ड फॉइल कि एक लेयर ही एटम्स की हो,
मतलब एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा ना हो कि एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। मतलब क्या है कि जब लेयर बिल्कुल थिन कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है एक जगह पर एक ही एटम होगा, ऐसे ऐसे एटम्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल ली। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉइल पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों करवाया अपने स्टूडेंट से या खुद किया? बच्चों, गोल्ड फॉइल लेने का एक रीजन ये भी था कि इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, बीट करके इसको पीट पीट के थिन शीट बना सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट मैलिएबल है। ठीक है, इसको पीट पीट के अच्छे से एक पतली शीट बनाई जा सकती है, क्योंकि इसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये अल्फा पार्टिकल जो यहां से निकले, रिलीज हुए, वो यहां पर आए, गोल्ड फॉइल पे पड़े। गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद उनको यहाँ पे जिंक सल्फेट की एक ऐसे स्क्रीन टाइप की लगा दी गई और इस पे इन्होंने इसको क्या किया, इंसिडेंट करवाया। रियलिटी में ये एक्सपेरिमेंट पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल में, मतलब ये जो जिंक सल्फाइड की इन्होंने लेयर लगाई थी, ये पूरा 180 डिग्री पे यहां से यहां तक पूरी लगी हुई है। सोच लेना, ऐसे लगी हुई पूरी, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये पूरा क्या है, 180 डिग्री में लगी हुई है। कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज कर लीजिए कि कुछ ऐसे ये सीट ऐसे लगी होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये पतला सा गैप होता है, इससे अल्फा पार्टिकल अंदर एंटर करते हैं, और यहाँ ऊपर नीचे क्या होती है, ब्रिक्स लगी होती है, मतलब एक थिन लेयर ऐसे जाके इसमें, और ये पूरा अंदर ऐसे पैक होता है। ठीक है, जो कि हम लोग अभी डायग्राम में नहीं समझ में रहा है, कुछ इस तरह से पूरा ढकी हुई थी 180 डिग्री तक। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जिंक सल्फाइड की ऐसे एक शीट यूज कर लेते हैं। अब बात याद है कि जिंक सल्फाइड की ही शीट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल यहां से पास होते हुए जब जिंक सल्फाइड पे पड़ेंगे तो वो लाइट फ्लैश प्रोड्यूस करेंगे, वहां पे लाइट प्रोड्यूस करेंगे। बट वो लाइट ऐसी नहीं होगी कि आपको अपनी नेक्ड आई से दिखाई दे, आप देख लें आराम से। उसको देखने के लिए आपको डिटेक्टर यानी कि माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कहाँ पे अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, ये माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। और ये डिटेक्टर भी पूरा स्केल पे ऐसे घूमता है, यहां से यहां तक पूरा जो है ये डिटेक्टर घूमता है। जहां पे हमको स्पॉट पे कैलकुलेशन करनी है वहां पे हम इसको लगा लेते हैं, देख लेते हैं उससे। ठीक है, अब बच्चों ये पूरा अरेंजमेंट था। होता क्या था, ये देखा गया कि यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, जो कि लेड ब्रिक्स के बीच में जो स्पेस है इससे होते हुए, मतलब एक नैरो बीम की तरह बन के गोल्डन फॉइल पे पड़ते हैं, और गोल्डन फॉइल पे पड़ने के बाद वो अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराते हैं। ठीक है, लेकिन केवल यहीं पे हमको जो है अल्फा पार्टिकल के टकराने का संकेत नहीं मिला, क्योंकि हमको पता नहीं जब ये कोई अल्फा पार्टिकल यहां टकराएगा तो क्या होगा, फ्लैश लाइट प्रोड्यूस होगी, वो डिटेक्टर हमारा बता देगा। लेकिन ये देखा गया कि केवल यहीं पे नहीं मिल रहे हैं हमें, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये गोल्डन फॉइल से पास होने के बाद इधर भी मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, अलग अलग जगह मिल रहे हैं। यहां मिल रहे हैं मान लीजिए, तो ये मान लीजिए कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। तो स्कैटरिंग एंगल अलग अलग होने पर देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स के नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड एटम, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये जो नंबर है n, ये डिपेंड करता है 1/sin⁴ थीटा बाई 2 पे। इसका मतलब ये एंगल जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ एटम क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इस पे डिपेंड करता है एंगल पर, किस पे, स्कैटरिंग एंगल पे। अब किस तरह डिपेंड करता है, क्या क्या कंक्लूजन निकाले, इसके लिए हम लोग और आगे समझेंगे। पहले आप लोग ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम नोट कर लीजिए कि इन्होंने क्या क्या यूज किया। तो बच्चों जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसको रदरफोर्ड जी के गाइडेंस में
एच जीजर और अर्स्ट मॉर्स्टन जी ने किया, तो उससे कुछ कंक्लूजन निकाले गए। पहला कंक्लूजन ये निकला बच्चों, ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट्स अनडेविएटेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़े। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कितने, 99.86% के आसपास, इतने परसेंट जो थे वो क्या हो गए, सीधे चले गए। लगभग, मतलब लगभग कह सकते हो सारे ही चले गए, थोड़े बहुत इधर उधर हुए। तो ज्यादातर से अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। और देखा गया उनमें से केवल 0.14%, ये सब अप्रॉक्स में है, मतलब एक दो एटम इधर उधर कर सकते हो 10 की पावर 6 में, ठीक है। तो 0.14% जो अल्फा पार्टिकल थे वो डेविएट हुए मोर देन 1 डिग्री, मतलब सीधे ऐसे गए ज्यादातर, कुछ थे जो ऐसे 1 डिग्री से ज्यादा किसी एंगल पे ऐसे डेविएट हुए, कुछ कितने हुए, केवल 0.14%, मतलब समझ रहे हो कितने कम हो गए। इसका मतलब क्या हो गए कि 10,000 में से केवल 14 एटम डेविएट हुए। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि जब 10,000 आए तो 10,000 में कितने डेविएट हुए, केवल 14 है, कितने कम, सोचो। इसके बाद फिर क्या देखा गया, इसके बाद देखा गया कि 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल डेविएट्स मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये गोल्ड फॉइल थी, ठीक है, और ये कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो ज्यादातर तो सीधे चले गए, कुछ ऐसे डेविएट हुए, थोड़ा बहुत इधर आया, कोई इधर गया। और 8,000 में केवल 1 कैसा डेविएट हुआ, 90 से ज्यादा, मतलब इधर आ गया होगा, ठीक है भाई। देखो ये एंगल थीटा होता है, जितना आगे ये नीचे गया और बढ़ा और बढ़ा, इतने पे 90, इससे इधर आया तो मोर देन 90। तो इन्होंने क्या कहा, 8,000 में केवल एक एटम ऐसा था जो 90 से ज्यादा डिग्री, ये हो गया मोर देन 90, यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन मोर देन 90 से बड़ा, तो केवल एक एटम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का यहां पे गया। और इन्होंने देखा कि 10 की पावर 6 अल्फा पार्टिकल में केवल एक ऐसा था जो 180 डिग्री पे डेविएट हो गया, जो कितना डेविएट हो गया, 180 डिग्री पे। इसका मतलब जैसे वो गया और सीधा ऐसे टकराया, या ऐसे ही वापस आ गया, इसी रास्ते सेम पाथ से रिटर्न बैक हो गया। तो वो कितने थे, 10 की पावर 6 में केवल एक एटम ऐसा था। 10 की पावर 6 मतलब समझ रहे हो, 10 लाख में से केवल एक एटम अपनी जगह वापस आएगा, बाकी सब क्या हो गए, इधर उधर हो गए, ठीक है। तो इन सारे जो कंक्लूजन्स थे, इन सभी कंक्लूजन से कुछ इन्होंने रूल बनाए। जैसे पहला तो ही बनाया था क्या, कि नंबर ऑफ एटम जो है वो डिपेंड करता है 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 पे, मतलब किसी एंगल थीटा पे कितने एटम जाएंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2, इस पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा जितना ज्यादा होता जाएगा, इनकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। अब इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से फायदे क्या हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमको क्लोजेस्ट डिस्टेंस पता चली, कि किसी मॉलिक्यूल का अप्रॉक्स साइज क्या होता है, ये पता चला। फिर उस पर रदरफोर्ड जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, वो पता चला। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का पहला, चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, कि अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग की रदरफोर्ड जी के स्टूडेंट्स ने, तो उससे रदरफोर्ड जी ने क्या कंक्लूजन निकाले, इस बात को आज हम लोग समझते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इससे आपको पता चल रहा होगा, देखिए इधर दिख रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और इधर दिख रहा है एंगल, है। तो आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर जो एटम्स थे वो क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन चले गए, कुछ ही एटम थे अल्फा पार्टिकल के जो इधर उधर क्या हुए, डेविएट हुए, ठीक है। तो जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है, तो y पे दिख रहा है आपको नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल पास्ड फ्रॉम गोल्ड फॉइल, और आपको एक्स एक्सिस पे उसके दिख रहा है कि कितने एंगल पे डेविएशन हुआ। तो आप देख रहे होंगे यहां से आपको पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड ऑलमोस्ट स्टेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुए, गोल्ड फॉइल पे पड़े और ऐसे सीधे चले गए, सीधा सीधा चले गए। इसका क्या मतलब हुआ कि इनको रोकने वाला वहां कोई नहीं था, जबकि इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लगाई थी और गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, 0.21 माइक्रोमीटर। इसका मतलब बहुत थिन सी शीट थी, लेकिन फिर भी ऐसा तो था ही कि हर जगह एक एटम मौजूद रहे, इतनी तो पतली थी। अब एटम तो यहां था, बट कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उसको किसी ने रोका नहीं, उसको किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो जैसे आ रहा था सीधा चला गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले गए, तो वो इस वजह से चले गए होंगे कि वहां हर जगह पर कुछ नहीं, कि हर जगह गोल्ड का एटम जो है, तो एटम तो है हर जगह, बट उसका ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो इससे पता चला ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इससे पता चला कि गोल्ड एटम तो पूरी प्लेट में हर जगह था, बट ज्यादातर स्पेस अभी भी क्या है, एम्प्टी है। इससे पता चला कि एटम का मोस्टली स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि हालो होता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि एटम इज मोस्टली हालो। ठीक है, ये कैसे पता चला, ये पता चला आपका कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए, तो इन्होंने बताया कि हाँ भाई, इसका मतलब है कि ज्यादातर एटम क्या होता है, हालो होता है। इसके बाद देखा इन्होंने कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। इन्होंने देखा कि 0.14% लगभग अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे से एंगल, कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से डेविएट होते हैं। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जगह तो एम्प्टी है, बट कुछ ऐसा स्पेस होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है और ये अचानक ऐसे हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब किसी ने इसको यहां से कोई फोर्स दे दिया होगा, तब तो ये इधर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पॉजिटिव चार्ज यहां रहा होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे बेंड हो गया। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो कुछ एटम डेविएट हो रहे हैं अपने रास्ते से, मुड़ रहे हैं, ठीक है, किसी स्कैटरिंग एंगल जैसे ऐसे आ रहा था, तो ये इसका स्कैटरिंग एंगल हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो ये डेविएशन है, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो रहा, बट डेविएशन बहुत कम हो रहा। अब पता चला 10,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल इधर उधर डेविएट हुआ। इससे क्या पता चला कि बहुत कम पार्ट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। बस ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता तो हर अल्फा पार्टिकल इधर उधर डेविएट हो जाता, ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे चले गए, तो पता चला कि ज्यादातर स्पेस क्या है, हॉलो है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो किसी एंगल पे डेविएट हुए, उससे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह में है, इट्स कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्पेस, छोटी जगह में वो मौजूद है। फिर बच्चों इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो रिटर्न बैक हो रहे थे। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, बहुत कम, वेरी फ्यू, मतलब ये तो बहुत ही कम थे, ठीक है, जो रिटर्न बैक हो गए। तो रिटर्न बैक होने के लिए इन्होंने क्या थ्योरी सपोज की कि जैसे कोई ये पॉजिटिव चार्ज था, कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आया मान लीजिए, तो ये सामने आएगा, जैसे जैसे इसके पास आएगा इसका रिपल्सन बढ़ता जाएगा, पता है ना कूलॉम्स लॉ से, तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम होते होते यहाँ जीरो होगी और फिर ये वापस आ जाएगा। तो इन्होंने माना कि जो अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं तो किसी पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, रिपेल होके आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह में है। पहले उन्होंने माना कि वो स्मॉल स्पेस में है, फिर वो बहुत छोटी जगह में, और इस छोटी सी जगह को, इस स्मॉल स्पेस को इन्होंने बोला, इसको बोला उन्होंने न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल को वापस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो वही बात थी कि इन्होंने इस बात से कंक्लूजन निकाला कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हो रहे थे, उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो छोटी सी जगह है जहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इस छोटी सी स्पेस को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो इसको इन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। अच्छा,
इसके बाद बच्चों इनके कंक्लूजन कुछ और भी थे। जैसे इन्होंने ये सोचा कि देखिए जब पास जा रहा कोई एटम है, उसके पास कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा, तो इन्होंने क्या सोचा कि उसमें रिपल्सन लगा। ये रिपल्सन कौन सा फोर्स सोचा इन्होंने कूलाम्ब्स लॉ के फोर्स को सोचा। कौन सा फोर्स? F = k(q1 q2/r²। और ये पहले चैप्टर में पढ़ा था ना इसको, ये वो फोर्स इन्होंने सोचा। तो इन्होंने देखा कि कूलाम्ब्स लॉ वहां पे एप्लीकेबल है। यहां से ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से ये भी प्रूव हो गया कि जो एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं, छोटी छोटी डिस्टेंसेस हैं, वहां पे भी कूलाम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। एक ये भी इसका कंक्लूजन निकला था। और बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे किसी गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल पास कराए, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे पहुंचने वाले अल्फा पार्टिकल को काउंट कर लिया। फिर इन्होंने इस गोल्ड फॉइल को चेंज करके किसी और मेटल की फॉइल लगाई, वहां से भी इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को काउंट कर लिया। तो इन्होंने ये पाया कि अगर कोई भी मतलब सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए किसी सब्सटेंस की फॉइल लगाई, ठीक है, यहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो इन्होंने देखा किसी एंगल पे कुछ अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे थे। इन्होंने देखा जब इस मेटल को चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल भी उतना ही है, तो इन्होंने देखा यहां पहुंचने वाले अल्फा पार्टिकल के नंबर में कुछ चेंज हो जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जहां भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इन्होंने देखा वहां पे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट हो रहे हैं इन द केस ऑफ डिफरेंट फॉइल। इससे इन्होंने ये पता किया कि हाँ, इसका मतलब है कि हर अलग अलग एटम पे अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो रिपल्सन किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इधर उधर मुड़ रहे हैं। तो इन्होंने यहां से ये भी अपने अलग अलग फॉइल को इस्तेमाल करके ये बताया कि अलग अलग एटम्स पे अलग अलग अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंक्लूजन थे जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग से रदरफोर्ड जी ने पता किए थे। और बाकी हम आपको बता ही चुके हैं कि इन्होंने गोल्ड फॉइल पे ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉइल की मॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको पीट पीट के एक अच्छी सी सीट बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, तो उसकी मॉलिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की, तो बच्चों इन सारे कंक्लूजन पर बेस्ड रदरफोर्ड जी ने एक अपना मॉडल दिया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको प्लानिटरी मॉडल भी कहा गया, क्योंकि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट मोशन करते हैं, कुछ उसी तरह से इन्होंने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताया था, तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल के बारे में। तो बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड जी ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते थे। क्या बोलते थे? रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते थे। तो रदरफोर्ड जी ने इस मॉडल में बताया कि टोटल मास लीविंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर बाकी पूरा मास, टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पे ये पूरा इकट्ठा होता है। यहां पे टोटल मास एटम का, इलेक्ट्रॉनों का मास छोड़ के, और बाकी टोटल पॉजिटिव चार्ज ये सेंटर पे होता है। एट वेरी स्मॉल स्पेस, ये बहुत छोटी जगह में होता है। दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है। और इन्होंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो इसके बाहर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब वो रेस्ट में नहीं रहते इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने यहां पे बच्चों ये भी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज है, ठीक है, मतलब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है,
ये इन्होंने कहा बहुत छोटा होता है, अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर में रहता है, जबकि जो साइज ऑफ एटम है, मतलब ये पूरा जहां तक इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं पूरा एटम है, ठीक है, वो अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर में रहता है। इससे ये पता चला कि जो एटम है उसके साइज के रिस्पेक्ट में, मतलब जहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उसके साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। देखो ना 1/10⁵ टाइम्स छोटा हो गया। ठीक है, तो इनके हिसाब से भाई ये न्यूक्लियस बहुत छोटा था और एटम उसकी अपेक्षा काफी बड़ा होता है। मतलब कह सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्पेस, जबकि इलेक्ट्रॉनों का मास बाहर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर ट्रेवल करते हैं। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से, यहां पे मतलब हाई वेलोसिटी से चलते रहते हैं। तो ऐसा इन्होंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये जानते थे कि अगर इसको स्टेशनरी कह देंगे तो न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एंड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स required for the motion of electron is provided by the attraction force between nucleus and electron। तो इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वही जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या बन जाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। अच्छा भाई सेंट्रिपिटल फोर्स है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि हमको पता है ना किसी भी बॉडी को किसी जगह घूमने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए अंदर की तरफ। कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट कहीं सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करता। जैसे प्लैनेट प्लैनेट सन के अराउंड मोशन करते हैं, क्यों, क्योंकि प्लैनेट को सन ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस खींच रहा है, किस फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से, इसीलिए इसको मैंने Fe से लिखा है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको ये भी लग सकता है कि जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर क्यों नहीं जाता। अरे भाई क्योंकि ये अपने मोशन की वजह से, अगर ये रेस्ट में हो जाए तब तो इस फोर्स की वजह से गिर जाएगा, लेकिन चूंकि ये क्या कर रहा है, लगातार मोशन में है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये उसका सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। ठीक है, ना कि पुलिंग फोर्स रह जाता है, मतलब अंदर तरफ खींच नहीं पाता उसको, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी खत्म हो जाए तब तो इलेक्ट्रॉन अंदर गिर सकता है। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, और उनको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा, कूलॉम्स लॉ से लगने वाला फोर्स दे रहा। अच्छा, लेकिन इन्होंने ये भी बताया बच्चों कि जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का टोटल निगेटिव चार्ज, भाई हर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है निगेटिव, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इन्होंने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पे। तो कहते थे कि जो टोटल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वो एटम के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। इट मींस द टोटल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि टोटल निगेटिव चार्ज एट इलेक्ट्रॉन्स is equal to total positive charge at nucleus। ठीक है, so atom is electrically न्यूट्रल। तो बच्चों इस तरीके से रदरफोर्ड जी ने बताया कि किसी भी एटम में अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब उस पर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मींस अगर हम मोटी मोटी बात करें तो रदरफोर्ड जी ने बताया
कि किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल मास, इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर, ठीक है, एक छोटी सी जगह पर रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज लगभग 10⁻⁻15 के मीटर के ऑर्डर में होता है, जबकि साइज ऑफ जो एटम है, मतलब टोटल जहां तक फैले हुए हैं सब इलेक्ट्रॉन, वो 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते हैं, और उनको सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए वहां एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, ठीक है। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और किसी भी एटम में जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल होता है, किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबका जो निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही उस एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मींस जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर, ये भी एक टर्म है जो रदरफोर्ड मॉडल के बीच में आया है। तो देखिए इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है। तो रदरफोर्ड जी ने सोचा कि मान लीजिए कि ये एक गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ठीक है, मींस जैसे Au है। अब इसके सेंटर पर सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और मास भी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे। इन्होंने माना कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल, ये है मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल ऐसे इसके पास आ रहा है, तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ऐसे। जब यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल इस एटम से रिपेल होगा, और रिपेल होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा। अब ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से चला गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। ये हम लोग बोलते हैं इसको इंपैक्ट पैरामीटर, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जब ये यहां से चला गया, तो ये उसके, अगर यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दूं, तो ये उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। ये उसकी क्या होगी बच्चों, ये क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, R0, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, और ये उसका क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर है। तो ये बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर हो गया, ये क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस बिटवीन the perpendicular distance between velocity vector, initial velocity vector and center of atom is called impact parameter। और impact parameter और closest approach में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर R0 जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, किससे, B से, ठीक है, R0 बहुत बड़ा हो, मतलब ये बहुत दूर से एटम ऐसे जाए, तो क्या होगा, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं पाएगा, सीधा ऐसे चला जाएगा। तो उस समय क्या होगा, जो एटम जा रहा है उसका स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जबकि अगर इंपैक्ट पैरामीटर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इंपैक्ट पैरामीटर 0 होने का मतलब क्या है कि एटम इसके जस्ट सेंटर की डायरेक्शन में ऐसे आ रहा हूं, तो इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये आएगा और यूं ऐसे वापस, यही वापस होके चला जाएगा। तो इस समय क्या होगा, इस स्कैटरिंग एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस B से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वहां पे एंगल 0 मिलेगा, ठीक है। जबकि अगर इंपैक्ट पैरामीटर B की वैल्यू 0 है, उस समय जो थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, मतलब स्कैटरिंग एंगल पाई के बराबर हो जाएगा, तो वो पीछे वापस चला जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर का सेंस यही होता है कि उससे हमको ये पता चल जाता है कि किसी जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो किस एंगल पे जाएगा, कितना डेविएट होगा, ये इंपैक्ट पैरामीटर से हमको आइडिया मिल जाता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको नोट कर लीजिए।
तो बच्चों रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गए थे जिनको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उस थ्योरी को आगे चल के बोहर जी ने भी एक्सप्लेन किया और काफी हद तक एक्सप्लेन किया उसको सही से। बट रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल में दो मेन ड्रॉबैक थे। पहला था रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा था रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ये दो चीजें थी जो रदरफोर्ड जी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो चलिए बच्चों पहले बात करते हैं कि रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए। एक्चुअली में रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल लगभग मास, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़कर, वो न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर बाकी सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो वो सब कहां होता है, न्यूक्लियस पे इकट्ठा होता है टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। और उन्होंने बताया था एंड दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, उससे इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। कुल मिलाकर इनकी थ्योरी के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब अंदर की तरफ उसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। बट हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहती है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एनर्जी, ये ऑलवेज रेडिएट्स द एनर्जी। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो हमेशा एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस थ्योरी से देखें तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा कर रहा है तो ये हमेशा एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। भाई जब इसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स तो वही है, तो धीरे धीरे ये पास होता जाएगा तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। जब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए, लेकिन ये तो अपना उतना ही फोर्स लगाएगा। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या होगा, वो धीरे धीरे घूमता हुआ ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों को गिरने में केवल 10⁻⁸ सेकंड लगेगा। 10⁻⁸ सेकंड में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ओहो, इसका मतलब क्या हो गया, जब सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गए तो न्यूक्लियस एटम खत्म हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स हो गया, बेकार हो गया एटम। एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो गई, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हम लोग भी तो एटम से बने हैं, ये बोर्ड सब कुछ सब एटम से ही तो बना है, कहीं कुछ खत्म हो रहा है ऐसे अपने आप नहीं। इसका मतलब इन्होंने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं और उन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ और चीज छूट रही है जो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला तो इन्होंने स्टेबिलिटी को सही से नहीं बताया। दूसरा बच्चों, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, होता क्या है कि जब किसी एटम से, देखें एटम्स में जैसे इन्होंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो इन्होंने बच्चों ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं। मतलब इनके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन यहां भी रिवॉल्व कर सकता था चारों तरफ, या फिर यहां भी रिवॉल्व कर सकता था, या इसके बीच में जितनी भी हजारों रेडियस बन सकती ना, सब छोटी छोटी, उनमें हर जगह कर सकता था। यहां भी रिवॉल्व कर सकता था, इसके बिल्कुल पास में भी रिवॉल्व कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां हर जगह रिवॉल्व कर सकता था, और हर जगह रिवॉल्व करते समय क्या होगा, वो अलग अलग एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे वो यहां से आएगा कुछ और एनर्जी रिलीज करेगा, यहां से आएगा कुछ और, यहां से, और इनके हिसाब से तो हर जगह कर सकता था, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होती है एनर्जी की। इसका मतलब यह हुआ कि भाई रदरफोर्ड जी के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे किसी अगर एटम से निकलने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाए
तो सारी पॉसिबल वेवलेंथ होनी चाहिए। सारी पॉसिबल वेवलेंथ का मतलब किसी एटम से अगर 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है तो 6000.5 भी होनी चाहिए, उससे 6000.8 भी होनी चाहिए, या इस तरह से जितने भी वेवलेंथ पॉसिबल है 0 से लेकर और 6000 10,000 मतलब जो भी है सब होनी चाहिए, सब कॉन्टिन्यूअस सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए। बट रियलिटी में क्या देखा गया कि किसी भी एटम से जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, जो उसका स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो बहुत फिक्स होती है। फिक्स होने का मतलब पता चला उससे 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है किसी से, तो उसके बाद वो सीधा 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही होगी। फिर हो सकता है उसके बाद सीधा जो है 3500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही हो। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि 3500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही हो। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ फिक्स वेवलेंथ ही निकलती, ये निकलेगी फिर ये निकलेगी फिर ये निकलेगी, इनके बीच वाली कोई नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, कि कुछ ही वेवलेंथ मिले, ठीक है, सारी नहीं। तो हर एटम में लाइन स्पेक्ट्रम पॉसिबल होता है एमिशन में, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन में। लेकिन भाई अगर इनका मॉडल सही होता रदरफोर्ड जी का तो हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना था, सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मतलब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है किसी एटम में, ये चीज रदरफोर्ड जी प्रूव नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोहर्स मॉडल शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।